इकलौती बेटी का ससुराल। सुशीला बहन जी, अब की बार तो मैं रवि बाबा के लिए ऐसी ऐसी लड़कियों की फोटो लाया हूँ जिसको देखकर आप मना ही नहीं कर पाएंगी। सुशीला जी पंडित जी की लाई हुई सारी फोटो देखती है, लेकिन उसे कोई भी लड़की पसंद नहीं आती। पंडित जी खिसियाते हुए कहते हैं, सुशीला बहन जी, मैं इतने अच्छे अच्छे रिश्ते लाता हूँ, लेकिन आप हर रिश्ते को मना कर देती हैं। अगर आपके मन में कोई लड़की पहले से है तो आप मुझे खुलकर बताइए, यूँ अपना और हमारा समय खराब तो ना किया करिए। पंडित जी, मैंने आपको कई बार बताया है कि हमें ऐसा रिश्ता चाहिए जहाँ पर लड़की अपने माँ बाप की इकलौती संतान हो, लेकिन फिर भी आप पता नहीं कैसे कैसे रिश्ते लेकर आ जाते हैं। ठीक है सुशीला बहन जी, अगर ऐसी बात है तो मैं भी कसम खाता हूँ, रवि बाबा की शादी मैं ऐसे परिवार में कराऊंगा जहाँ पर लड़की इकलौती हो और पैसे वाली भी हो। शाम को सुशीला के पति रमेश के घर आने के बाद सुशीला पंडित जी के साथ हुई बात बताती है। भाग्यवान, मैं तुम्हें कितनी बार समझा चुका हूँ, तुम क्यों ऐसे जिद पर अड़ी हो। अरे कितने अच्छे अच्छे रिश्ते हाथ से जा रहे हैं और तुम पता नहीं क्या इकलौते के चक्कर में पड़ी हो। आखिर में हमारे बेटे रवि की उम्र भी तो दिन पर दिन बढ़ती जा रही है। तुम क्या चाहती हो, हमारा बच्चा जीवन भर कमारा बैठा रहे? सुनिए जी, मैं भी आपसे कितनी बार कह चुकी हूँ कि रवि की शादी होगी तो उसी घर में जहाँ पर लड़की इकलौती होगी। यहाँ तो हमारे पास कुछ खास है भी नहीं, लेकिन इकलौती लड़की होगी तो ससुराल की सब प्रॉपर्टी रवि को मिलेगी। हम रहे ना रहे, उसकी ज़िंदगी मौत से कटती रहेगी। आखिर मैं भी तो उसका भला चाहती हूँ ना। कुछ दिन बाद, ये देखिए बहन जी, ये है रिश्ता इशिता का। अपने परिवार की इकलौती लड़की, दिखने में सुंदर और पढ़ी लिखी भी। पिता के पास एक बंगला है, 50 लाख की गाड़ी है, कुल मिलाकर समझिए मोटी पार्टी है, बिल्कुल वैसी जैसी आप चाहती थी। अब आप देर मत करिए, तुरंत ही आप इशिता के परिवार वालों से मिलकर रवि के रिश्ते की बात चलाइए। सुशीला अगले ही दिन रवि और अपने पति रमेश के साथ इशिता के घर उनके रिश्ते की बात करने पहुंच जाती है। इशिता के परिवार को भी इस रिश्ते में कोई परेशानी नहीं दिखती। रवि और इशिता के एक दूसरे को पसंद करने के बाद तुरंत ही दोनों की सगाई और शादी की तारीख तय हो जाती है और शादी करके इशिता सुशीला के घर की बहू बनके उनके घर आ जाती है। शादी के बाद, इशिता बहू, सुबह के 9 बज गए हैं, अभी तक तुम उठी नहीं हो? नहीं माँ जी, मैं उठ तो गई हूँ, कब से चाय का इंतज़ार कर रही हूँ। अरे बहू, बाहर आकर चाय नाश्ता बनाओ, तुम इंतज़ार करने से क्या होगा। वैसे भी आज तुम्हारी पहली रसोई की रस्म होनी है। तुम ऐसा करो, चाय के बाद खाने में कढ़ाई पनीर, वेज बिरयानी, पूरी और खीर की तैयारी कर लेना। तुम्हें जो भी सामान चाहिए मुझे बता देना, मैं निकाल कर दे दूँगी। ये आप क्या कह रही हैं माँ जी, इतना सब कुछ मैं बनाऊँगी? अरे इतनी गर्मी में रसोई में खड़े होकर इतनी सारी डिशेस बनाने से मेरा तो फेशियल मैनिक्योर सब खराब हो जाएगा। आपको पता भी है, अभी 2 दिन पहले फ्रेंच मैनिक्योर करवाया है मैंने, और वैसे भी सब्जियां काटने से ना हाथों की स्किन ख़राब हो जाती है। मैं साफ साफ बता रही हूँ, ये सब मुझसे नहीं हो पाएगा। आपको पता है, अपने मायके में मैंने कभी अपनी मम्मी को सलाद भी काट के नहीं दिया, और आपको लग रहा है कि मैं यहाँ पर आपके लिए इतनी सारी डिशेस बनाऊँगी। आप ऐसे करो, रवि से कहकर एक अच्छा सा कुक रखवा लो, वो आपको आपकी पसंद की डिशेस बना बना कर खिलाएगा। और मुझे भी ना खाने पीने का बहुत शौक है, मज़ा आ जाएगा कसम से। तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया? हम 2 औरतों के घर में रहते हुए बाहर से कोई खाना बनाने क्यों आएगा? और हमसे तो भाई खाना नहीं खाया जाता ऐसा। हम तो भाई अपने हाथ से ही खाना बनाते हैं और उसे ही खाते हैं। अच्छी बात है मम्मी जी, आपको पकाने की आदत है तो शौक से पकाइए, मुझसे तो खाना नहीं बन पाएगा। अब ये आप देख लीजिए कि खाना कैसा बनेगा, कौन बनाएगा, मुझसे कोई उम्मीद मत रखिएगा। इतना कहकर इशिता अपने कमरे में चली जाती है। बहू की बात सुनकर सास सुशीला को गुस्सा तो बहुत आता है, लेकिन वो कुछ कहना नहीं चाहती थी, क्योंकि वो अपने मायके की इकलौती बहू को आज पहले ही दिन नाराज़ नहीं करना चाहती थी। इसलिए बेचारी गुस्से का कड़वा घूंट पीकर रह जाती है। अब चूंकि वाकई इशिता रसोई की किसी भी काम में हाथ नहीं लगाना चाहती थी, तो बहू के नखरे से परेशान होकर सुशीला एक कुक रख ही लेती है। कुछ दिनों के बाद, इशिता कहाँ हो तुम? देखो मैं ऑफिस से आ गया हूँ। अरे भाई यहाँ तो आओ। क्या हो गया, क्यों शोर मचा रहे हो? अरे शोर नहीं मचा रहा हूँ, मैं बस तुम्हें बुला रहा था। अच्छा मेरे लिए 1 कप चाय बना दो ना। पति ऑफिस से थक कर लौटा है, थोड़ा मीठा बोल लोगी तो कुछ घट नहीं जाएगा तुम्हारा। पति ऑफिस से थक कर आया है और आते ही उसने मुझ पर काम के लिए ऑर्डर चलाने शुरू कर दिए। देखो मैं पहले भी कह चुकी हूँ, मुझसे ये सब काम नहीं होते। मुझसे काम के लिए बार बार मत कहा करो। ऐसा लगता है जैसे मुझे इस घर में सिर्फ काम करने के लिए ही लाया गया है। एक तरफ तुम्हारी मम्मी कभी कपड़े कभी बर्तन धोने के लिए मेरे पीछे पड़ी रहती है, और अब तुम भी आकर मुझ पर ऑर्डर चला रहे हो। अरे भाई अब हमारी शादी हो गई है तो घर के कामों के लिए मम्मी किसी और से थोड़ी ना कहेंगी। थोड़ा बहुत काम तो तुम्हें भी करना ही चाहिए ना।
अब तुम ही सोचो, मम्मी की इतनी उम्र हो गई है, पूरा दिन मम्मी घर के कामों में लगी रहती है, तुम्हें भी तो उनकी मदद करनी चाहिए या नहीं? तो घर के काम करने के लिए नौकर लगा लो ना, बहू को क्यों काम करने के लिए लाया जाता है? मैं तुम्हें पहले भी समझा चुकी हूँ, एक बार और समझा रही हूँ। मुझे मेरे पापा ने डॉल की तरह पाला है, ये घर के कामों में मैं अपनी ज़िंदगी खराब नहीं करूँगी। और अभी बता दो, अगर तुम्हें यही सब करना है तो मैं ये घर छोड़कर अपने पापा के घर चली जाऊँगी। जिस दिन से आई हूँ एक पल का सुकून नहीं मिलता, हर समय काम के लिए झिक 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 झिक। तुम भी ना छोटी छोटी बातों पर नाराज़ हो जाती हो, इसमें नाराज़ होने वाली कौन सी बात है? अच्छा चलो ठीक है, तुम बैठो, नाराज़ मत हो, चाय मैं बना कर लाता हूँ, तुम पियोगी? पीऊँगी, अदरक वाली स्ट्रांग। ठीक है मल्लिकाए हुस्न, आप आराम से बैठिए, चाय अभी हाजिर हो जाएगी। इतना कहकर रवि चाय बनाने चला जाता है। थोड़ी देर बाद सुशीला अपने कमरे से बाहर आती है तो देखती है कि रवि किचन में चाय छान रहा है। अरे बेटे, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? अभी अभी तो ऑफिस से थक कर आए हो। तुम्हारी पत्नी क्या तुम्हें एक कप चाय भी बनाकर नहीं दे सकती? अब तो बोलिए मत माँ, ये सब आपका ही किया धरा है। पापा ने और मैंने आपको कितना समझाया, लेकिन फिर भी आप नहीं मानी। आपकी ही जिद थी ना कि मेरी शादी ऐसे घर में हो कि इकलौती हो लड़की। अब आपको अगर उसकी प्रॉपर्टी चाहिए तो ये सारे नखरे तो आपको सहने ही पड़ेंगे। मैं तो कहता हूँ मेरे साथ साथ आप भी उसकी सेवा किया करो। एक दिन रवि ऑफिस से वापस आता है तो देखता है इशिता अपने कमरे में मुंह फुलाकर बैठी है। क्या बात है माँ, ये इशिता मुंह फुलाकर क्यों बैठी है? कुछ हुआ है क्या? अरे बेटा नहीं, कौन से रियासत की राजकुमारी ब्याह कर लाया है तो इसका तो मुंह ही फुला रहता है 24 घंटे, कभी सीधे मुंह बात ही नहीं करती। मेरे पापा तो ये करते थे, मेरे पापा वो करते थे, बस दिन भर यही गाना सुनाती रहती है। क्या बात है इशिता, ऐसे मुंह फुलाकर क्यों बैठी हो? कोई बात नहीं करनी मुझे आपसे। हाँ, ऐसे तो तुम मुंह फुलाकर बैठी नहीं हो, कुछ तो बात जरूर है। अरे बताओ ना मुझे, कहोगी नहीं तो पता कैसे चलेगा? क्या बताऊं, इस घर में आने के बाद मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैं किसी जेल में आ गई हूँ। इतने दिन बीत गए, आप मुझे कहीं बाहर लेकर नहीं गए। अरे इशिता, तुम तो ऐसे कह रही हो जैसे हम लोग कभी कहीं जाते ही नहीं। पिछले हफ्ते ही तो हम लोग बाहर गए थे, हमने बाहर खाना खाया था, शॉपिंग भी करी थी ढेर सारी। हाँ, एक हफ्ते पहले मेरे पापा मुझे हर तीसरे दिन बाहर खाना खिलाने ले जाते थे। हर महीने की पहली तारीख को हम जमकर शॉपिंग करते थे। लेकिन अब यहाँ पर आने के बाद मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरा जीवन इसी चार दीवारी के अंदर ही बीत जाएगा, घुट घुट के। अरे इशिता, देखो ले जाते होंगे तुम्हारे पापा तीसरे दिन शॉपिंग। मैं तो महीने में तुम्हें 1 या 2 बार ही ऐसे मौज मस्ती करवा सकता हूँ। हर तीसरे दिन बाहर खाना खाएंगे तो मैं तो बीक ही जाऊँगा, और हमारी सेहत का क्या होगा? पर ये सुनते ही इशिता जोर जोर से रोने लगती है। मैं बाहर सिर्फ खाना खाने के लिए ही तो बोल रही थी, कौन सी हीरे सवारात मांग रही थी तुमसे। और जब तुम्हारे पास खर्च करने को पैसे नहीं थे तो शादी करने की क्या जरूरत थी? अकेले रहते। अपने घर पर अपने पापा की प्रिंसेस थी मैं, कभी भी किसी चीज के लिए अपना मन नहीं मानना पड़ता था। और यहाँ आकर मुझे अपनी पसंद का खाना तक नसीब नहीं हो रहा है। हर गुजरते दिन के साथ इशिता की डिमांड बढ़ती जा रही थी। अरे भाई, हम तो बहू से बिल्कुल परेशान हो गए। ऐसा करती हूँ, आज इसकी माँ को फ़ोन करती हूँ। लगता है अब बिना इसके काम नहीं चलेगा। इन्होंने ही इसकी आदतें ख़राब कर रखी हैं, अब वही इसकी आदतें सुधारेंगी। ऐसा सोचकर सुशीला इशिता की माँ को फ़ोन लगाती है। नमस्ते बहन जी, कैसी हैं आप? जी हम लोग बिल्कुल ठीक है बहन जी, आप बताइए कैसे हैं आप लोग? इशिता कैसी है? अब क्या बताएं बहन जी, इशिता के बारे में तो पूछिए ही मत। अरे ऐसा क्या हो गया, आप ऐसा क्यों कह रही है? हाय हाय, हमारी बेटी ठीक तो है ना? अरे ठीक है आपकी बेटी, उसने हमारी हालत ख़राब करके रखी हुई है। क्या कहे, हम तो इशिता के नखरों से बिल्कुल परेशान हो गए। घर गृहस्थी के किसी काम में ये हाथ नहीं लगाती। कुछ भी कहो तो कहती है मेरा मेकअप ख़राब हो जाएगा, कभी कहती है मेरे नाजुक हाथ है उनसे काम नहीं होगा, बात बात पर नौकर रखने को कहती है। सो अलग। तो इसमें गलत क्या कहती है? सही तो कहती है। घर का काम करने के लिए नौकर रख लेना चाहिए आप लोगों को। हमारी बेटी कितना काम कर पाएगी अकेले? फूल सी बच्ची है हमारी, इतने नाजों से पाला है हमने। अपने घर में हमने उसे आज तक कोई काम नहीं करने दिया, और आप चाह रहे कि आपकी इतने बड़े परिवार की जिम्मेदारी वो अकेले उठा ले? अरे कौन सा बड़ा परिवार है हमारा, और मैंने कब कहा कि वो पूरे घर की जिम्मेदारी उठाए? लेकिन घर के छोटे मोटे कामों में हाथ तो बटा सकती है। ठीक है बहन जी, मैं आपकी बात इशिता के पापा को कहती हूँ, हम देखते हैं क्या करना है। अब आया ना ऊँट पहाड़ के नीचे। अब जब समधी जी को उनकी बेटी की करतूतें पता लगेंगी तब उन्हें समझ में आएगा कि ज़्यादा लाड़ प्यार करके उन्होंने अपनी बेटी को कितना बिगाड़ कर रख दिया है। हो सकता है अपने पापा की बात मानकर ही इशिता कुछ सुधर जाए और हम लोगों की ज़िंदगी में कुछ बदलाव आ जाए।
सुशीला को पूरा यकीन था कि अपनी बेटी की आदतों के बारे में जानकर इशिता के पापा ज़रूर उसे सही और गलत समझाएंगे। जैसा कि सुशीला ने सोचा था हुआ भी वैसा ही। अपनी बेटी से मिलने के लिए अगले ही दिन उसके पापा सुशीला के घर पहुंच गए। रवि बेटा, कल तुम्हारी माँ का फ़ोन आया था, तब मुझे पता चला कि यहाँ पर मेरे इशिता के ससुराल में क्या क्या चल रहा है। पापा जी, जब आपको सब कुछ पता चल गया है तो अब आप ही समझाइए इसे। देखिए, हम तो इसे कुछ भी कहते हैं ना तो इसको यही लगता है कि हम इसके साथ ज्यादती कर रहे हैं। अरे बेटा, गलत तो हो ही रहा है। अब तुम ही देखो, यहाँ हॉल में इतनी गर्मी है, यहाँ बैठकर चाय तक नहीं पी जा रही है। एसी क्यों नहीं लगवाते यहाँ पर? मेरी बेटी कैसे यहाँ पर बैठ पाती होगी? पापा जी, आपकी बेटी पूरा दिन अपने कमरे में रहती है और कमरे में तो एसी लगाया ही है। अब घर के हर कमरे में एसी लगवा पाना तो संभव नहीं है। अरे बेटा, संभव क्यों नहीं है? देखो, हमने शादी के समय ही तुमको बता दिया था कि हमने अपनी बेटी को बड़े नाजों से पाला है। फूल की तरह कोमल है हमारी बच्ची। इतनी गर्मी में बिना एसी के रहेगी तो मुरझा नहीं जाएगी। इसीलिए सबसे पहले तो तुम घर के बाकी कमरों में एसी लगवाओ। इसीलिए बेचारी अपने कमरे से बाहर नहीं निकलती होगी। और देखो बेटा, हमारी इकलौती बेटी है, पलकों पर बिठा कर रखा है हमने उसे। पूरे जबलपुर में ये बात फेमस है कि आज तक हमने अपनी बेटी को बिस्तर से पाँव भी नीचे नहीं रखने दिया। बिस्तर पर बैठे बैठे हर काम तैयार करके उसे दिया। अरे मेरी बेटी की ऐसी कोई ख्वाहिश नहीं जो हमने अधूरी छोड़ी हो। अब बेटा, तुमने उससे शादी की है तो अब बाकी के जीवन के लिए ये जिम्मेदारी तुम्हारी हुई। और एक पति का फ़र्ज़ क्या होता है? यही ना कि वो अपनी पत्नी को खुश रखे, उसकी ख्वाहिशों को पूरा करे। अगर मुझे पता होता ना कि आपने अपनी राजकुमारी को इस तरह से पाला है तो मैं आपकी बेटी से शादी करने का जोखिम कभी ना उठाता। आपकी बेटी कहती है कि हर तीसरे दिन आप उसे बाहर खाना खिलाने ले जाते थे, महीने में 5 बार कम से कम उसको गिफ्ट ला कर देते थे। 8-10 लाख वाली गाड़ी में वो पाँव रखने को तैयार नहीं है, लग्जरी कार चाहिए। घर के 5 कमरे में उसको एसी चाहिए। देखिए, हम आपको साफ साफ बताना चाहते हैं, ना तो मेरी इतनी सैलरी है और ना ही इतना खर्चा मैं अफोर्ड कर सकता हूँ। ऐसा तो है ही नहीं ना कि जितना भी कमाऊँ सब आपकी बेटी को बाहर खाना खिलाने और गिफ्ट देने में खर्च कर दूँ। अरे बेटा, अपनी पत्नी पर खर्च नहीं करोगे तो और कहाँ खर्च करोगे? और शादी के समय तो तुम्हारे मम्मी पापा बड़ा जोर दे रहे थे कि हमें तो इकलौती बेटी चाहिए। जिस तरह से आपने पाला हम भी वैसे ही उसे पलकों पर बिठा कर रखेंगे। फिर अब क्या हो गया? अब जब जिम्मेदारी उठाने की बारी आई तो पीठ दिखाने लगे आप लोग। हम लोग पीठ नहीं दिखा रहे अंकल जी, लेकिन अपनी अपनी सामर्थ्य होती है, उसी के अनुसार तो इंसान खर्च कर सकता है। अब आपकी बराबरी तो हम लोग नहीं कर सकते। आपके पास इतना बड़ा घर है, लाखों रुपए की सेविंग होगी, लेकिन हम उतने रईस नहीं हैं। अरे बेटा, बड़ा घर है नहीं, बड़ा घर था। और सेविंग? फैमिली वाले लोगों के पास सेविंग वगैरह नहीं हुआ करती है। जो कमाया बच्चों की ख्वाहिश पूरी करने में खर्च हो गया। बचा कर किसने रखा है? पैसा कोई बचाने वाली चीज़ थोड़ी ना होती है। पैसा तो हाथ का मेल होता है बेटा। घर था से क्या मतलब है आपका? मैं कुछ समझा नहीं। अरे बेटा, जिस घर में हम लोग रहते थे ना, वो अब हमारा थोड़ी ना है। वो तो मैंने कई साल पहले बेच दिया था। उस घर को बेच कर ही तो ये इतनी बड़ी गाड़ी खरीदी थी मैंने। हम तो अब उस मकान में किराए पर रहते हैं। अपने ज़िंदगी तो मज़े से कट रही है। क्या कहा आपने? वो इतनी बड़ी कोठी आपकी नहीं है? बिल्कुल नहीं। अरे बेटा, मैंने बताया ना, मैंने तो अपनी बेटी की बचपन से लेकर आज तक हर ख्वाहिश पूरी करी है। अब मेरी बेटी की ख्वाहिश थी कि उसे 40 लाख वाली लग्जरी गाड़ी में बैठना है, डायमंड की ज्वेलरी और डिज़ाइनर कपड़े पहनने हैं। तो मैंने कहा ठीक है बेटा, इस मकान को रखकर हम क्या करेंगे? बस अपनी बेटी की ख्वाहिश पूरी करने के लिए सब बेच दिया। उसी पैसों से तो इतने सालों से हमारे घर का खर्चा और इशिता की फरमाइशें पूरी हो रही है। मैं तो तुम्हें भी यही सलाह दूंगा। इकलौती बेटी है मेरी, उसकी आंखों में कभी आंसू ना आने पाए। मेरी बेटी की ख्वाहिशें पूरी करने में अगर तुम्हें अपना घर, मकान, प्रॉपर्टी, यहाँ तक कि खुद को भी बेचना पड़ जाए तो गम मत करना। ससुर जी तो अपने दिव्य ज्ञान की गंगा बहाकर अपने घर लौट चुके थे, लेकिन ससुर जी के मुंह से निकले हुए सुंदर वचनों के बारे में सोच सोचकर रवि और उसकी माँ अपना सर पीट रहे थे। उन बेचारों ने इस सिर चढ़े इकलौती लड़की से शादी ही इसलिए की थी ताकि उसके पिता की प्रॉपर्टी हथिया सके। और जब अब उन्हें पता चल गया था कि इशिता के पापा के पास प्रॉपर्टी के नाम पर फूटी कौड़ी भी नहीं है तो वो बेचारे अपना सर ढूंढ रहे थे, क्योंकि इशिता के नखरे उठाने के लिए पता नहीं अब उन्हें घर से क्या क्या बेचना पड़े, क्योंकि